कि विश्व का जो परिदृश्य है, खासकर हमारे पड़ोस का, उसको देखते हुए भारत के समक्ष सुरक्षा की कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। हम साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो माओवादियों, नगा विद्रोहियों समेत पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठनों पर हम अब तक कितनी लगाम लगा पाए हैं। अनिल जी, जो क्वेश्चन अभी आपने प्रश्न पूछा है, आप जो चुनौतियों के बारे में, जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, ये मेरे हिसाब से तीन तरह की हैं। एक तो इंटरनल, हमारा आंतरिक सुरक्षा। एक्सटर्नल मींस जो हमारे आस पड़ोस की जो आपने बात की, बॉर्डर्स के पास वहाँ, और जो वैश्विक स्थिति है आजकल, जो पूरे विश्व में जो चल रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। वहाँ भी सुरक्षा की जो स्थिति है, क्योंकि आज की जो जिस तरह से चुनौती है, कहीं से आप कहीं भी जा कर के ये जो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं किसी भी देश के लिए। जैसे आप देख रहे हैं बाहर किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है, या एक दूसरे के आप अमेरिका चाहे यूक्रेन देखिए और बाकी देश देखिए, किस तरह से चले जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो उसमें सिर्फ सुरक्षा देश की नहीं, जमीन की ही नहीं, जमीनी सुरक्षा नहीं है, हवाई सुरक्षा है, जो हमारी समुद्री सुरक्षा है, हमारी नदियां या बाकी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी सुरक्षा का विषय है। साथ ही एरियल सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, और जिसमें हवाई सुरक्षा में एक कई चीज़ें आ गई हैं आजकल। स्पेस वॉरफेयर आ गया है, पूरे स्पेस से, सैटेलाइट से लेकर के ऊपर से चल रहा है। और इसको अगर आप थोड़ा कनेक्ट करें, देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है सैटेलाइट्स के माध्यम से। उसके साथ अगर आप देखें तो साइबर वॉरफेयर, या जो ये इन्फो वॉरफेयर है, इससे सुरक्षा। तो इस हिसाब से चुनौतियां तो बहुत हैं, सिर्फ ये देखना है कि हम उसको कितने सक्षम हैं, कर सकते हैं या नहीं। आंतरिक की बात लें तो आप देखते हैं आंतरिक में जो सबसे ज़्यादा चुनौती है वो है टेररिज्म की, जो हमारे पास हम कई सालों से झेल रहे थे और काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो हम कंट्रोल कर सके हैं। आप देखिए कुछ साल पहले अगर आपको याद है तो कितने ब्लास्ट होते रहते थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चुनौती आती रहती थी। लेकिन काफ़ी हद तक हम कारगर हैं इसमें, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो आपको पता है कि टेररिस्ट भी आजकल वो सोचते रहते हैं और कुछ और तरीके इजाद करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये भी एक बहुत हमारे लिए हर्ष का जो गर्व का विषय है कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, एक नहीं कई, सब जितनी हैं, चाहे आर्म्ड फोर्सेस से लेकर के ये जो बाकी आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, रॉ, आईबी, सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी हैं, सारे साइंटिस्ट से लेके हर एक इस पर मिल करके काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक काबू पा रहे हैं। टेररिस्ट के अलावा अगर आप देखें तो जो अगली जो आंतरिक की हम अगर बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास जो इलीगल इमिग्रेशन अगर आप देखें, एक कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं इलीगली हमारे यहाँ, वो आकर के वो हमारे रिसोर्सेज के अलावा वो भी आकर के भड़काए जाते हैं और कुछ न कुछ इन चीज़ों में ऐसी हमारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। वो भी एक बहुत चुनौती का विषय है। और ये चीज़ सिर्फ हमारे लैंड बॉर्डर से नहीं है, ये जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र के किनारे जो कोस्टल एरियाज हैं, उनके साथ भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जहाँ से हो रहा है। आप देखते हैं पहले भी अटैक्स हमारे पास हो रखे हैं, चाहे वो 26/11 का मुंबई का था या गुजरात कोस्ट में, या ये सब अभी तक हुए जा रहे हैं, जिनको कि एक हमारी ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो भी हैं इस बारे में जागरूक हैं और वो कदम उठा रही हैं कि ये चीज़ इस तरह आगे ना होने पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी तो जो नॉर्मल है वो हैं,
अनएम्प्लॉयमेंट अगर लें, एजुकेशन लें, सब इस सुरक्षा से ही ये जुड़े हुए हैं। अगर हमारे लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा जागरूक होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट उनकी ज़्यादा रहेगी तो इन चीज़ों में कमी आएगी, आंतरिक सुरक्षा के में कमी आएगी, क्योंकि इस बारे में वो ज़्यादा जागरूक रहेंगे और इसमें इन्वॉल्व होंगे और होने देंगे। और जो चीज़ें हमारे पास आंतरिक सुरक्षा की हैं इसके साथ, वो तो नॉर्मल हैं, जो हर एक जगह, हर एक स्टेट में, हर एक देश में होती रहती हैं, और मेरे हिसाब से उस पर हम काबू पा सकते हैं, पा भी रहे हैं। हमें लेके चलना पड़ेगा। हम एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं और इसमें छिटफुट जो हमारे मनमुटाव है होते रहते हैं, लेकिन ये चुनौती का विषय नहीं है जो ये मनमुटाव हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक सुरक्षा का विषय नहीं बनने चाहिए। अगर हम एक्सटर्नल बात करें तो हमारे पास चीन, पाकिस्तान, आप म्यांमार देखिए, बांग्लादेश देखिए, ये जितने भी देश हमारे हैं, सारे जो हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सुरक्षा चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चीन से हैं। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान को माना जाता था। हमारी पूरी सुरक्षा रणनीति, अगर आपको याद है, तो पहले पाकिस्तान सेंट्रिक थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये परिस्थिति और स्थिति दोनों बदल गई हैं। इसलिए नहीं बदली है कि सिर्फ चीन आगे आ गया है, एक तो है ये विषय जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया था वार्निंग्स के बावजूद भी, लेकिन ये भी हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सुरक्षा तंत्र हर एक, चाहे वो जो खुफिया एजेंसीज हैं या बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो काफ़ी मजबूत हुई हैं और उन्होंने काफ़ी लगाम इस पर लगा दिया है। आप देख ही रहे हैं JNK में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, किस तरह वहाँ पर अब उनके ऊपर ही टेररिज्म का असर होने लगा है, जिनको उन्होंने अपने आप पैदा किया था, इन टेररिस्ट को उनके अगेंस्ट ही जा रहे हैं और हमने इस पर कंट्रोल काफ़ी हद तक कर लिया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें चूंकि बाहर से हमारे ऊपर आ रही है तो जल्दी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अगर मैसेज सही जाएगा, कंट्रोल रहेगा, तो हम इसी हिसाब से अगर चलते रहेंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं और पूरी कोशिश अपनी लगा देंगे इसको रोकने में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनौती का भी हम सामना बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जहां तक चीन का सवाल है, वो आप देख रहे हैं, वो एक काफ़ी बड़ा चुनौती है और जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, और उस चुनौती को सामना करने के लिए हर तरह से सक्षम होना पड़ेगा, सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। बाकी जो है म्यांमार या भूटान या बांग्लादेश, नेपाल हैं, उन पर आपको पता है, वो भी अगर वहां से कुछ होता है तो सिर्फ बाहर का इन्वॉल्वमेंट होगा या चीन या पाकिस्तान का, तो तभी जो है हमारे ऊपर हमारी सुरक्षा चुनौती का ये हमें सामना करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन ने इन देशों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना ज़्यादा कर दिया है और उसकी वजह से हमारे लिए एक ये चुनौती है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा और हमें अपनी जो प्रेजेंस है वहाँ बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी हम अपनाएंगे, कि अपने हम जो पड़ोसी हैं सबसे पहले उनको लेके चलेंगे, उनको ताकतवर बनाएंगे हर एक स्थिति में, जिससे कि हम उनके और करीब आ सकें और हमारे करीब रहें और मिल करके हम आगे बढ़ सकें। और ये हमने देखा था कोविड के समय या जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, हर एक जगह, चाहे नेपाल था, चाहे बांग्लादेश था, चाहे पाकिस्तान था, वहाँ सबसे आगे बढ़ करके मदद ऑफर की और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ सबको मदद दिया। तो इस तरह की जो चीज़ है वो भी चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, लोगों के साथ कांटेक्ट हमारा बना रहेगा, तो इस चुनौती में भी इसका भी हम मुकाबला कर सकेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो चीन के साथ ही है। दूसरी जो चीज़ है, एक्सटर्नल में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चीनी है या पाकिस्तानी है। बाहर से कोई भी
टेररिस्ट ग्रुप या छद्म कोई देश अपना कुछ और किसी और रूप में हमारे ऊपर ये चुनौती बन सकता है। जैसे हम अभी एरियल की बात कर रहे थे या हम कोस्टल रीजन की बात कर रहे थे, तो हमें उस चुनौती से एरियल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल आप देख ही रहे हैं, थ्रू स्पेस लीजिए, ड्रोन्स या एयरक्राफ्ट या और भी कई चीज़ें हैं जिसके साथ ये हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन या जो ये आईटी सेंट्रिक वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, रोबोज आप देख रहे हैं एक नए तैयार हो रहे हैं, रोबोटिक्स डिफेंस में अगर इस्तेमाल होने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है, एक सब्जेक्ट ही अलग है। तो ये सब चुनौतियां हैं हमारे पास, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो सुरक्षा में जो जितने भी लोग हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, इस पर डिस्कशन चल रहे हैं, सेमिनार्स होते रह रहे हैं, थिंक टैंक्स जितने हैं वो इसके ऊपर अपने अपने सुझाव रख रहे हैं और इसमें हम काफ़ी हद तक हम काबू कर सकेंगे इसके ऊपर। असली मुद्दे पर आते हैं। आपने जो प्रश्न किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट जो है हम सब जानते हैं कि एक सुलगता हुआ विषय रहा है काफ़ी सालों तक। और अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट का 1947 से ही शुरू हो गया था। आपको पता है उस समय उस जो फीजो वो थे अपने कुछ वहाँ के ग्रुप्स, उन्होंने इनकार कर दिया था शामिल होना हिंदुस्तान के साथ। और तभी से ये जो इंसर्जेंसी है या वहाँ के जो ये ग्रुप्स थे वो शुरू हो गए थे। कई ग्रुप्स थे, आपको पता है, नागा ग्रुप्स थे, असम में आपको उल्फा, NSCN, मिजो नेशनल फ्रंट, बोडोलैंड, ये सारे ग्रुप्स थे। और कुछ समय ऐसा लगा था कि ये शांत होने वाला नहीं है और इस वजह से 1956 में जो भारत सरकार ने सेना को वहाँ भेजा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए। और आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी कुछ काबू करने के लिए सेना ने वहाँ अपना काम किया। और तकरीबन 30-35 सालों के बाद, 1900 अगर कहें हम 90 या 92 के बाद, थोड़ी बहुत वहाँ पर कई चीज़ों में कमी आई। रीजन वहाँ बहुत कुछ था। पहली बात तो यही था कि इथनिक डिफ्रेंशिएशन था, अलग लगते थे हमसे वो। उनकी जो रहन सहन तरीका था वो अलग था हमसे, मेनलैंड से। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ नहीं था। अंग्रेजों के टाइम भी वहाँ उनको अलग रखा गया था मेनलैंड से। वहाँ के जो महाराजा थे, यहाँ तक था कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर में वो इंग्लैंड को पैसे देते रहे लड़ाई के लिए, बजाय कि अपने इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए। और उन लोगों को अंग्रेजों ने महाराजा की पदवी वगैरह दी थी। तो ऐसी चीज़ें होती रहीं। और बाद में जब डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर, तो ये ग्रुप्स पनपते रहे, एक्सटॉर्शंस होते रहे, वहाँ पर ब्लास्ट होते रहे और जो फॉरेन एजेंसी थी वो वहाँ पर इंटरफेयर करती रहीं और इस वजह से ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता रहा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन काफी हद तक ये दबाया गया। इसी बीच में जो वहाँ के कुछ ग्रुप्स थे वो बाहर चले गए, बर्मा में चले गए, म्यांमार में चले गए, बांग्लादेश, भूटान में भी चले गए और वहाँ भी उन्होंने जो है अपनी एक्टिविटीज वहाँ से की। और अगर आपको याद है कि 2 बड़े ऑपरेशंस किए गए थे। एक भूटान में किया गया था ऑपरेशन फ्लश आउट मिलिटेंट्स को वहाँ से हटाने के लिए, ये जो इंसर्जेंट्स थे हटाने के लिए। म्यांमार में आपको पता ही है कि 3 साल पहले हमने वहाँ भी ऑपरेशन सनराइज किया था, जो मिलिटेंट्स के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ऐसी चीज़ें हुई और इसका फायदा भी हुआ कि जब इन्होंने देखा कि ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मेन जो हमारा मेन लैंड है उसमें इन्होंने आने की कोशिश की। और आपको पता है कि फिर गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए।
बीच बीच में इनसे जैसे आप नागाज से लीजिए या उल्फा से लीजिए, इनसे बातचीत हुई, उल्फा भी मेनलैंड में आया, उनकी सरकार भी बनी। यही केस नागा NSCN के साथ हुआ था, हालांकि NSCN में 2 फैक्शन हो गए थे। तो उसके बावजूद वो लोग, लालडेंगा का आपको पता है, उनसे जब गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ, वो भी पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिकल फील्ड में आए, और उसके बाद तस्वीर बदली वहां की। लेकिन अभी भी छिटपुट घटनाएं वहां होती रहती हैं, लेकिन हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सक्षम है वहां पर इन सब चीजों को देखने के लिए। जहां तक अगर आप देखें इनिशिएटिव, आपको एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, पॉपुलेशन तो वहां पर तकरीबन 4.25% पॉपुलेशन जो हमारा पूरा हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है वो वहां पर रहता है, लेकिन एरिया जो है हमारा पूरा हिंदुस्तान का 8% एरिया वहां पर है। तो जिस मामले में जितना वहां, और ये एरिया बड़ा नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत रिच हैं वहां पर। आप चाहे उनका कल्चरल आइडेंटिटी देखिए, इथनिक आइडेंटिटी देखिए, कितने वॉरियर्स हैं वो, हर एक चीज में सक्षम हैं। और अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज भी अगर आप देखें वहां पर, तो कई कई चीजें वहां पर हैं। आप देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कितनी ज्यादा है वहां पर। जो क्षमता देखी गई है एक स्टडी के मुताबिक 50,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की क्षमता है वहां पर। इकोनॉमी में टॉट बोलते हैं, TOT में वहां है टी, ऑयल और टिम्बर। ऑयल आपको पता है दिगोई, और वहां सबसे पहले हमारा शुरू हुआ था। चाय का कितना बड़ा वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं। टिम्बर वहां पर सबसे ज्यादा है जो वहां पर, और इकॉनमी बहुत बड़ी है जिसकी हर जगह जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल से लेकर के और भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वहां पर इतनी ज्यादा एबंडेंस में हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और काफी कुछ हमारी इकॉनमी के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वहां इंडस्ट्रियल कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ नहीं, और इस वजह से ये मेन कारण था कि वो लोग अपने आप को मेनलैंड जो हमारा हिंदुस्तान है उसे अलग समझने लगे। लेकिन जब से ये चीजें बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, वहां आप देखिए सड़कों का क्या हाल है, जाल बिछाए जा रहे हैं सड़कों के, एयरफील्ड्स और एयरपोर्ट्स इतने बन गए वहां पर, ट्रेन्स कितनी एक्सपेंड हो गई हैं, कितने कहां तक पहुंच गई। इसकी वजह से जब कांटेक्ट हमारा ज्यादा बढ़ा वहां पर, तो अभी वो धीरे धीरे क्लोज आते रहे। उन्होंने समझा कि कितना फायदा है उनको मेनलैंड में साथ रहने के लिए, और इस वजह से अब वो काफी करीब आ गए हैं। और ये डेवलपमेंट जो हो रहे हैं इससे काफी फर्क पड़ा है। उन्होंने देख लिया है कि अगल बगल में के हालात क्या हैं, चीन से वो देख ही रहे हैं कि क्या हालात हैं। इस वजह से काफी कुछ फर्क पड़ा है, और मैं समझता हूं कि आगे जो है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि मिजो नेशनल फ्रंट ने 1986 में सरेंडर किया था, उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। उसी हिसाब से NSCN जैसे मैंने बताया, बोडोलैंड से तो लेटेस्ट उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है 2019 में, उसके साथ वो भी मेनलैंड में आ गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं वहां पर, जैसे आप मणिपुर में लीजिए, चाहे नागालैंड में लीजिए, वहां भी वो अलग जगह की मांग कर रहे हैं। आसाम में भी यही है। 1980 के बाद आपको पता है कि वहां पर फॉरेनर्स प्रॉब्लम हुई थी। तो ये सब चीजें हैं जिनको कि गवर्नमेंट, अभी भी गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान देना है। अभी मीटिंग्स आपको पता है कि आसाम और मणिपुर के बीच में, नागालैंड के बीच में हुई थी। तो ये सब चल रहा है। आपको लेटेस्ट ABA के 9 अक्टूबर में आपको पता है कि वहां का असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, वो अपने परिवार के साथ गाड़ी में जा रहे थे, उनका ब्लास्ट भी हुआ था जिसमें उनका डेथ हुई। तो ये चीजें अभी भी हैं जिसको कंट्रोल करना है और हो सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मैंने कहा बहुत कुछ लिया है। स्पेशल प्रोविजन तो पहले ही से है, जिसमें आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उनको। उसके अलावा CI ऑप्स काफी कम कर दिया गया है। जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो भी काफी कम कर दिया गया है उसमें, अगर आप देखें। और जो मैंने आपको बताया था कि एरिया सैनिटाइज काफी हुआ है। ऑपरेशन ऑल क्लियर भूटान में हुआ था, उसका फर्क पड़ा। और ऑपरेशन सनराइज जो मैंने कहा था
म्यांमार के साथ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उससे भी बहुत बड़ा मैसेज गया और बहुत कुछ क्लियर हुआ। तो ये जो चीजें लिया है, हालांकि सिक्योरिटी हिसाब से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, आप जानते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 14 से 23 किलोमीटर ही विड्थ है उसकी चौड़ाई, और इस पर जो है बहुत बड़ी नजर है चीन की। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए काफी ध्यान उस पर दिया जा रहा है। जैसे अब इंडस्ट्री में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वहां पर जो है बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। वहां पर मिनिस्ट्री है ही है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए, तो इस वजह से काफी कुछ फर्क पड़ा है उसमें। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, इलेक्शंस में कितनी ज्यादा लोग वहां आ रहे हैं। 2019 का इलेक्शन हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें ओवरऑल 80% वोटर टर्नआउट था। आप सोचिए 2014 में 80%, 2019 में 78 से लेकर के 82% टर्नआउट था। और अभी इलेक्शंस ऑलरेडी अनाउंस हो ही गए हैं और आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी ज्यादा अगर पार्टिसिपेशन होगी तो शांति जरूर वहां रहेगी और हम लोगों के माध्यम से वहां पर अच्छी तरह कंट्रोल कर चुके हैं और करेंगे आगे भी। और पूरी नॉर्थ ईस्ट मेन जो हमारा हिंदुस्तान के साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है और जुड़ेगा, और फिर हम जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उस पर कंट्रोल करते रहेंगे।